जय श्री राम स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। इस लेक्चर से पहले हमने क्या है, एक एक्सियल लाइन के लिए डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी। आज हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। तो सपोज कीजिए आपके पास क्या है, एक ए बी डायपोल है। मैंने क्या है, एक ए बी डायपोल कंसीडर कर लिया है। अब इस ए बी डायपोल के अंदर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू का, माइनस क्यू नेगेटिव, एंड प्लस क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज आपके पास प्रेजेंट है। और इनके बीच में सेंटर ओ है, जिनसे इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, ए डिस्टेंस है। तो मैंने ये डायपोल कंसीडर कर लिया है। और मैं कंसीडर एक पॉइंट करता हूं, मान लो इसकी जो ये वाले तो यहाँ पे साइड वो एक्सियल है, पर इसकी जो पैरेलल साइड होगी वो क्या इक्वेटोरियल साइड है। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैंने कोई एक पी पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, जिसका डायपोल से डिस्टेंस क्या है, कोई आर डिस्टेंस पे मैंने एक पी पॉइंट है कंसीडर कर लिया है। अभी ध्यान रखना, दो चार्जेस हैं और मान लो पी पॉइंट पे मेरे पास कोई भी एक +1 चार्ज प्रेजेंट है, +1 कूलम का चार्ज। इसके ऊपर क्या होगा, जो ये माइनस क्यू है, अब जो ये चार्ज है इसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस के ऊपर कौन लगा रहा है, माइनस वाला भी लगा रहा है। और सेम हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है। तो हमने क्या करना है, इस पी पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अब ध्यान रखना, जैसे मान लो जो ये माइनस क्यू चार्ज से जो पी पॉइंट है, मान लो वो कोई थीटा एंगल पर प्लेस है, और ऐसे ही सेम प्लस क्यू चार्ज से जो पी पॉइंट है वो भी क्या है, थीटा एंगल पर प्लेस्ड है, कुछ थीटा एंगल पर प्लेस्ड है। ठीक है। तो ध्यान से रखना। अब देखिए ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है। माइनस जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या अट्रैक्ट करेगा। तो जो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये लेवल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, माइनस क्यू की वजह से। इसे मैं E1 लिख देता हूं। तो मान लो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। और सेम ये पॉजिटिव वाला चार्ज है, ये पॉजिटिव वाला चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव वाले चार्ज को रिपेल करेगा। तो मान लो सेम पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रिपल्सिव है, और उसकी वैल्यू क्या है, E2 है। मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, E1 और E2 लिख दिया है। दोस्तों मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 है, किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से E1 और प्लस क्यू की वजह से E2। अभी मैं लिखता हूं कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल, फिर OP इज इक्वल टू, जो हमारे पास OP है वो क्या है, आपके पास R है। तो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए। मान लो ए पॉइंट पर जो माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मैं इसको मैग्नीट्यूड में लिखता हूं, E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, सभी को पता है 1/4πε0, क्योंकि हम स्पेस की बात कर रहे हैं। और क्यू, अब यहाँ पे क्यू आ गया, एक तो ये वाला चार्ज मैग्नीट्यूड के अंदर, ठीक है, मैग्नीट्यूड में चार्ज आ गया। और सेम, अब देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 1 आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, +1 से ये क्या बन गया, और बीच में दोनों में डिस्टेंस क्या है, ए एंड पी, तो इसका क्या हो गया, ए पी का स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या है, एपी की वैल्यू भी निकालनी है। अब एपी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अब जान सकना, ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इससे ये वाला डिस्टेंस हमें पता है ए है, ये वाला आर है। तो ए और आर के टर्म में हम क्या है, तो हाइपोटेन्यूज उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल AOP, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, जो AP का स्क्वायर है वो OA के स्क्वायर के और प्लस हमारे पास क्या है, OP के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये बनेगा OA की स्क्वायर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हमारे पास AP की वैल्यू क्या आ गई, AP स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मेरे पास E1 की वैल्यू क्या आ गई इधर, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, इसकी वजह से माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट के ऊपर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपके पास मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है आपकी।
इक्वेशन नंबर 1 इसे नोट कर लीजिए पहले। अभी हमने आपने क्या कर दिया, E1 तो निकाल लिया, सिमिलरली मैं E2 भी निकाल सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे पहले नोट कर लिया होगा आपने, अगर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी लिखता हूं इधर, इफ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट B, मान लो B पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इन मैग्नीट्यूड E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही आंसर क्यू ही रह जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई डिस्टेंस कौन सा है, बीपी का होल स्क्वायर। अब सेम जिस तरह से आपने इधर किया था, जो आपने एपी की वैल्यू निकाली थी, सेम बीपी की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सेम आपके पास यहाँ पे हियर बीपी इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने पहले भी कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, ई टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई है। अभी आपको मेन पॉइंट क्या है, मान लो ये एंगल जो थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये जिसका ये ऑपोजिट एंगल होता है दो लाइंस के बीच में, ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो मैंने थीटा थीटा दो एंगल निकाल लिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, दो लाइंस ऐसे हैं, उनको ऐसे लाइन कट करिए तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये ऐसे लाइन कट करिए तो ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अभी देखना कोई थीटा एंगल पर मतलब फोर्स लग रही है तो उसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, इसको मैं टू कंपोनेंट में रिजोल्व करता हूँ। तो एक तो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल के थ्रू रिजोल्व होगा। जहां पे एंगल होता है उस एक्सिस के साथ क्या आता है, कोस वाला कंपोनेंट, इधर आएगा E1 cos थीटा। तो इधर E1 cos थीटा आ गया, और जो इसके परपेंडिकुलर होता है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर ये वाला हो गया। ठीक है, ये आ गया E1 sin थीटा। तो मैंने E1 के लिए जो रिजोल्व कर लिया, किसको, E1 को। सेम मैं अगर E2 की बात करता हूं, मतलब E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये लग रही है, इसको भी हम रिजोल्व कर सकते हैं टू कंपोनेंट्स में। जहां पे एंगल है वहां पे क्या आ गया, E2 cos थीटा। ठीक है, इधर E2 cos थीटा लग रहा है इधर। ठीक है, और इधर परपेंडिकुलर में क्या लग रहा है, E1 sin थीटा। तो मैंने क्या कर दिया, जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड थे उन दोनों को रिजोल्व कर दिया टू कंपोनेंट्स के अंदर। एक तो E1 sin थीटा हो गया, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इधर लिख भी सकते हैं, बाय रिजोल्विंग E1 इंटू E1 cos थीटा अलोंग E1 cos थीटा किसके अलोंग है, जैसे मान लो आर पी है या आर के अलोंग हो गया। ठीक है, इधर अलोंग आर या आर पी आर लिख देते हैं, अलोंग पी आर। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास क्या है, E2 sin थीटा अलोंग किसकी तरफ, इधर ओ ओ पी के अलोंग या पीओ के अलोंग, पीओ। और सिंपली से हम क्या है, E2 भी कर सकते हैं, E2 को भी रिजोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, बाय रिजोल्विंग E2 इंटू E2 sin थीटा और E2 cos थीटा। अब ये किसके लॉन्ग है, E2 sin थीटा पीएफ के लॉन्ग, और ये किसके लॉन्ग है आपके पास, पी आर के लॉन्ग। ये मैंने दो कंपोनेंट को रिजोल्व कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मैंने E1 E2 को रिजोल्व कर दिया। अब ध्यान से देखना, जो ये वाला कंपोनेंट है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये क्या है, इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। E1 sin थीटा
इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, मतलब जितनी फोर्स इधर लग रही है सेम फोर्स इधर लगेगी। ठीक है, जितनी फोर्स ऊपर लग रही है सेम फोर्स क्या है नीचे लग रही है। ठीक है, जितनी फोर्स ऊपर लग रही है सेम फोर्स नीचे लग रही है। तो हम लिख सकते हैं, हाँ एक बात आपको और बता देता हूँ, जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 के एक्सप्रेशन में और इक्वेशन नंबर 2 के एक्सप्रेशन में जो ये वाली वैल्यू है वो सेम है, वो वेरी नहीं कर रही है, सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अगर E1 का मैग्नीट्यूड E2 के इक्वल है तो जो E1 साइन थीटा है और E1 ये वाला E2 साइन थीटा है, तो यहाँ इधर E2 आएगा, ये E2 साइन थीटा है, ये दोनों इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं। देयरफॉर E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड ऑपोजिट, देयरफॉर कैंसल आउट। इन दोनों को हम क्या है, दोनों को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है, कैंसल आउट हो चुकी हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, तो इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब हमने क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किस पे, पी पॉइंट पर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा, नहीं E2 cos थीटा, दोनों कंपोनेंट के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जो आर की डायरेक्शन में लग रही है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो ये दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। अभी हम ऊपर कर चुके हैं कि जो हमारे पास E1 और E2 क्या है, इक्वल हैं। अगर हमारे पास E1 और E2 क्या इक्वल होते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगी, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा, मैं E2 की जगह क्या लिखता E1 लिख देता हूँ, तो E1 cos थीटा, तो ये बन गया आपके पास 2E1 cos थीटा। तो 2E1 cos थीटा बन गया। अब आप यहाँ क्या करो, E1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ पे E1 की वैल्यू लिख देता हूँ 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू cos थीटा। ये आपके पास क्या आ गई, E1 की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसके अंदर एक चीज रहेगी क्या, cos थीटा, तो हमें cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। तो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, नीचे वाला मैं रफ कर देता हूं अगर नोट कर लिया है तो जो आपको ये ट्रायंगल दिख रही है कौन सी, AOP, AOP इन ट्रायंगल AOP, इसके अंदर अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या आएगी, cos थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ऑन बेस, तो क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वो गलती से हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है cos थीटा की वैल्यू, तो OA डिवाइड बाय आपके पास क्या आएगा, AP, हाँ OA डिवाइड बाय AP की वैल्यू, OA डिवाइड बाय AP कर देंगे तो OA की वैल्यू क्या होगी A, AP की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका रूट, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यह क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ही आएगा। ठीक है, हम पहले कर चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 क्यू इंटू ये ए में आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या होगी, 1 पावर और ये हाफ पावर है 3/2, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 2 क्यू
ए, या इसको हम कुछ 2a इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्र प्लस ए स्क्र का पावर 3/2। ठीक है, ये 3/2 आ गया। अभी ध्यान से देखना, 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू होता है डाइपोल मोमेंट। आप कर चुके हैं पी की वैल्यू 2a इंटू क्यू, इसको आप क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, अगर इसमें वेक्टर में लिखूं, ठीक है, यहाँ पे पी वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्र प्लस ए स्क्र, इसकी पावर 3/2। तो ये आपके पास इसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू एन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ड्यू टू एन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। अभी ध्यान से देखना, जो ये एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, अगर इसमें मैं बात करूं शॉर्ट डाइपोल की, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है वैसे फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए इसका आंसर क्या आएगा, शॉर्ट डाइपोल के क्या होता है हमारे पास, जो ए की वैल्यू बहुत ही लेस हो जाती है किससे, आर से। ए स्क्र प्लस आर स्क्र की वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, आर स्क्र के इक्वल। तो मैं यहाँ पे आर स्क्र लिख देता हूँ, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्र इसकी पावर 3/2। ये बच गया आपके पास E इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। तो ये आपके पास क्या फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। ये किसके लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए है। ठीक है, और आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अब ये आप इसे नोट कर लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल। और यहाँ से ये क्लियर हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है, डाइपोल के, वो क्या है, इनवर्सली है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कितना पॉइंट से डिस्टेंस है उसके क्यूब के इनवर्सली है। ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप याद रखना, ये क्योंकि एक्सियल लाइन के लिए होगी, नहीं सॉरी इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अगर हम आपको ये प्रूफ करना आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, उन दोनों का जो आप डिवाइड करते हैं या रेशियो लेते हैं, वो 2 आता है। वो किस तरह से, आपने किया होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन वो होता है 2p वेक्टर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए। सेम अभी हमने क्या कर लिया, इक्वेटोरियल के लिए क्या आंसर आया है, p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आता है, E ऑफ एक्सियल डिवाइड बाय E ऑफ इक्वेटोरियल। तो देखो ये वाला सब कैंसिल हो गया, बचा क्या 2। तो ये आपके पास ये प्रूफ हो जाता है कि प्रूफ दैट, इसे आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑन ए डाइपोल। मान लो कोई डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई पॉइंट पड़ा है, उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।